दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो ज्ञानवर्धक है और जीवन में कहीं ना कहीं काम आने वाली है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर भी जरूर कर दें। और दोस्तों, कहानी को पूरा देखिए, तभी आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक नाई और एक ब्राह्मण रहते थे। उन दोनों में बहुत ही ज्यादा प्रेम था और गहरी मित्रता भी थी। अधिकांश समय वे दोनों साथ ही बिताया करते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता अपने मित्र नाई को बुलाने के लिए उसके घर गए। नाई की अभी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। नायन नहीं चाहती थी कि वह घर से बाहर जाए, चाहता तो नाई भी नहीं था उसको छोड़कर बाहर जाने के लिए। नायन के कहने पर वह चार के एक कोने में छुप गया। बाहर से पंडित जी ने आवाज लगाई तो नाई की पत्नी ने कहा, वे तो कहीं बाहर गए हैं, घर पर नहीं है। जैसे ही वह चार आएंगे तो मैं उनसे बता दूंगी। ब्राह्मण हंसते हुए बोला, वह कहीं भी नहीं गया है, एक कोने में छुपा हुआ है। वह सोच में पड़ गई और इधर उधर देखने लगी। तभी अंदर से नाई बाहर निकल आया और बोला, आइए पंडित जी, कैसे परेशान हुए, मुझे बुला लेते, मैं स्वयं चला आता। पंडित जी ने कहा, हाँ वो तो मुझे विश्वास है, तभी तो मैं स्वयं चलकर घर से बुलाने आया हूँ। क्या बात है पंडित जी, नाई ने कहा। पंडित जी बोले, राजा के काम से हम दोनों को कुछ दिन के लिए बाहर जाना है। नाई सूख गया, लेकिन राजा का काम था इसलिए मना भी नहीं कर सकता था, किंतु पत्नी को छोड़कर जाने का मन नहीं था। मन मारकर वह तैयार हो गया। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने बाजार से खाने पीने का सामान लिया और आगे बढ़ गए। चलते चलते शाम हो गई। उन्होंने एक जगह विश्राम करने का फैसला किया। वहीं एक पेड़ से घोड़े को बांधकर आराम किया और खाना खाया। कुछ देर के बाद नाई को अपनी पत्नी की याद सताने लगी। वह ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर सही सही दोगे तो मैं तुम्हारे साथ आगे चलूंगा, नहीं तो वापस घर लौट जाऊंगा। ब्राह्मण बोले, कौन सा प्रश्न? नाई ने कहा, आप मुझे ये बताएं कि आज मैंने क्या देखा, और सारा उत्तर सारांश से एक ही बार में बताना। तो उन्होंने कहा, एक राजा के 7 रानी थी। सातों रानी रूप में एक से बढ़कर एक सुंदर थी, मगर दुर्भाग्य से उनमें से एक के भी कोई संतान नहीं थी। इसी बात के कारण राजा बहुत दुखी रहता था। उसका अपनी रानियों से मोह भंग होने लगा था, जिसके कारण रानी भी उदास रहने लगी थी। एक बार दासी ने एक रानी से कहा कि राजा से कहो कि उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। दासी बहुत होशियार थी। रानी ने कहा कि राजा से झूठ बोलकर कुआं मिलेगा सिवाय जान से जाने के। दासी बोली, तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं चाहती हूँ कि राजा फिर से तुम्हें उतना ही प्यार करे। दासी के कहने पर राजा को यह सूचना भिजवा दी गई कि आपके यहाँ एक बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। राजा बहुत खुश हुए और पूरे राज्य में खुशी का जश्न मनाने लगे। उन्होंने खुशी में दान भी बहुत दिया। सातों में एक सही वंश तो आगे बढ़ेगा। उधर दासी ने आटे का एक सुंदर सा बच्चा बनाया और उसको पूरी तरह से ढककर रानी के पास लिटा दिया और रानी से कहा कि कोई भी इसको देखने के लिए आए तो किसी को भी दिखाना नहीं, राजा को भी नहीं दिखाना, कह देना इसको नजर हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। राजा को पुत्र की याद आने लगी तो उन्होंने अपने पुत्र से मिलने की इच्छा रखी। जब वह रानी के कक्ष में गए तो दासी ने उसी हिसाब का आटे का लड़का बनाकर उसके ऊपर से चादर डाल दी और उसके सोने का बहाना बनाकर उसको जगाने से मना कर दिया। राजा भी वहां से चले गए। अब जब वह विवाह योग्य हुआ तो राजा ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। दोस्तों, हम आपको फिर से याद दिला दे, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी बहुत करके आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आते हैं। तो आगे हुआ ये कि तय दिन तारीख के अनुसार उसकी बारात लेकर जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक जंगल आया। उस जंगल में एक इच्छाधारी नाग का जोड़ा रहता था।
बारात को देखकर नाग ने नागिन से कहा कि ये बारात बिना दूल्हे के ही जा रही है, इनकी वहाँ जाकर बहुत ही बेइज्जती होगी, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। मैं दूल्हे के अंदर प्रविष्ट होकर इन्हें बेइज्जती होने से बचा लूंगा। नागिन अपने नाग को कहीं भी नहीं जाने देना चाहती थी, फिर भी उसने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी। नाग बोला, जब बारात उधर से वापस आएगी तो तभी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नागिन का मन कुछ उदास हुआ, वह वही खड़ी हुई देखती रही और वहां से जाकर उस आटे के पुतले में समा गया। बारात के पहुंच जाने के बाद जो भी कोई इस दूल्हे को देखता तो देखता ही रह जाता। वह इतना सुंदर था कि उस पर से नजर नहीं हटती। वह बोलता और हंसता तो मानो जैसे फूलों की बारिश हो रही हो। सारे नगर में उसकी सुंदरता के चर्चे फैल गए। विवाह के पश्चात जब बारात उधर से वापस लौट कर आई तो नागिन वही जंगल में उसका इंतजार कर ही रही थी। वह उसको देखकर बहुत खुश हुई। तब नाग ने उससे कहा, ये लोग कितने खुश हैं, मैं इन्हें इनके घर तक छोड़ आऊं, नहीं तो यही रास्ते में ही मातम छा जाएगा। नागिन ने कुंठित स्वर में कहा, ठीक है, पर जल्दी आना, मुझसे अब और ज्यादा इंतजार नहीं होता। नाग दुल्हा बनकर महल में जा पहुंचा। वहां के ऐश ओ आराम देखकर वह बहुत प्रसन्न था, क्योंकि वह तो राजकुमार था। अब उसे वहां पर सब कुछ अच्छा लगने लगा। वह रानी के पास प्यार से रहने लगा। रानी भी उसे बहुत प्यार करने लगी। उधर नागिन इसके इंतजार में व्याकुल हो रही थी। जब वह कई दिन तक नहीं आया तो एक दिन वह एक बूढ़ी का रूप बनाकर उसके महल में गई, लेकिन इस समय नाग उसको महल में नहीं मिला। जब रानी ने उसको देखा तो उसे पूछा, आप कौन है? नागिन बोली, तू मुझे नहीं जानती, क्योंकि उस समय तू बहुत छोटी थी। मैं तुम्हारी मौसी हूँ। इधर से जा रही थी तो सोचा कि तुझसे मिलती चलूं। किसी जरूरी काम की वजह से मैं तेरी शादी में भी नहीं आ पाई थी। फिर नागिन ने उससे पूछा, राजकुमार कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। रानी ने कहा, वे इस समय यहाँ नहीं है, शाम तक आ जाएंगे। फिर नागिन ने उसको बताया कि जिसे तुम अपना राजकुमार समझ रही हो, वह वास्तव में राजकुमार नहीं है, वह तो कुछ और ही है। उसकी बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बोली, आप ये क्या कह रही हो और क्या क्या बकवास किए जा रही हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम यहाँ से चली जाओ। नागिन बोली, तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे पूछना कि तुम्हारी जाति क्या है, वह बताने में आनाकानी करेगा, लेकिन उससे पूछना जरूर, मैं फिर आऊंगी। कहकर महल से निकल गई और पीछे जाकर छुप गई। शाम को जब महल में राजकुमार आया तो राजकुमारी ने उससे पूछा कि आपकी जाति क्या है। सुनते ही राजकुमार चौंक गया और सोचने लगा कि जरूर नागिन यहाँ पर आई है। उसके बार बार पूछने पर वह यह ही कह देता, हम तो राजकुमार हैं। अब वह यहाँ के ऐश व आराम छोड़कर नहीं जाना चाहता था। नगर के सभी आदमी और औरतें उससे प्यार करते थे। राजा का तो वो कलेजे का टुकड़ा था। अगले दिन वह बुढ़िया फिर महल में आकर राजकुमारी से मिली और उससे बोली, जो मैंने तुमसे कहा था वह तुमने उसे पूछा? तब राजकुमारी बोली, वे राजकुमार है और क्या है, मेरे बार बार पूछने पर भी उन्होंने यही बताया है कि मैं राजकुमार हूँ, यही मेरी जाति है। नागिन समझने लगी थी और अंदर ही अंदर रोने लगी थी और अपने आप से ही कह रही थी कि मैंने ही उसको बारात में भेजकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और महल के पीछे जाकर उसकी दीवार पर रोते रोते अपना फन जोर जोर से पटकने लगी। ब्राह्मण बोले, अरे भाई, तुमने उसी को तो नहीं देखा है आज? नाई ने कहा कि आप धन्य हैं ब्राह्मण देव। हाँ, मैंने उसी नागिन को अपना फन महल के पीछे दीवार पर पटकते हुए देखा था। अगले दिन वे दोनों आगे की मंजिल की तरफ चल दिए। शाम होने पर वे दोनों एक उचित स्थान पर रुक गए। नाई ने भोजन बनाया और दोनों खाकर आराम करने लगे, लेकिन नाई को अपने घर और पत्नी की याद फिर से आने लगी। वह ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो मैं तुम्हारी साथ आगे चलूंगा, नहीं तो पीछे को वापस लौट कर चला जाऊंगा। लेकिन उत्तर एक बार में ही पूरे सारांश के साथ देना होगा।
यह सुनते ही ब्राह्मण बोले, कौन सा प्रश्न? नाई ने कहा, तो फिर बताओ कि मैंने आज क्या देखा। इस पर ब्राह्मण देव बोले, सुनो, यहाँ से दक्षिण दिशा में एक सेठ रहता है। वह अब बूढ़ा हो गया है और बीमार रहता है। उसकी एक ही पुत्री है। रूप और यौवन में वो हर किसी पर बिजली गिरा देती है। अब व्यापार करना सेठ के बस की बात नहीं थी, क्योंकि व्यापार के लिए समुद्र के रास्ते से पानी के जहाज पर सामान लाद कर जाया जाता था। पानी का जहाज हवा के द्वारा चलता था, इसलिए विदेश से कितने दिनों में वापस आना हो कुछ कह नहीं सकते थे। इसलिए अब सेठ नहीं जा सकता था। सेठ की इकलौती पुत्री ने उससे कहा, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं सामान लेकर बेचने के लिए विदेश जाऊंगी। सेठ को बहुत चिंता होने लगी। अभी तो कम उम्र की बच्ची है, घर से तो बाहर कभी निकली नहीं, विदेश में कैसे जाएगी। दोस्तों, आपसे फिर से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। अब वह सुंदर लड़की सेठ के मना करने पर भी हौसला बुलंद करते हुए सामान बचने के लिए विदेश जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने एक हीरामल नाम का तोता पिंजरे में बंद करके रखा था। वह बहुत होशियार और बहुत बुद्धिमान था। उसने लड़की से कहा कि तुम अभी नासमझ हो और नादान हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरा पिंजरा उठाकर जहाज में रख लो। सेठ के कहने पर उसने उसका पिंजरा उठाकर जहाज में रख लिया और उसे अपने साथ ही ले गई। रास्ते में उसने अपना भेष लड़कों वाला बना लिया ताकि कोई परेशानी न हो। जब उसका जहाज विदेश पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक दूसरे व्यापारी से हुई और उसने उसको देखकर कहा, अभी तो तुम कम उम्र के जवान लड़के हो, क्या तुम ठीक से व्यापार कर लेते हो? लड़की ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने पिताजी के साथ बचपन से रहा हूँ तो मुझे इसका अनुभव है। कुछ देर में ही उन दोनों में दोस्ती हो गई। व्यापार की बात करते हुए उसने कहा, तुम सफर में चलते चलते थक गए होंगे, इसलिए मेरे घर पर चलो, आपका मेरे घर स्वागत है। इस पर हीरामल तोते ने उसको बुलाया और धीरे से कहा, मेरा पिंजरा खोल दो, मैं तो यहाँ पर सूख सूख कर बिना मौत के ही मर जाऊंगा। लड़की ने कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, तुम अभी घर से कोसों दूर परदेश में हो और अभी कम उम्र की सुंदर और जवान हो। थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से वह तुम्हें अपने घर में लगाई या रखैल बनाकर रख लेगा और मैं यहीं पिंजरे में बंद रह जाऊंगा। फिर लड़की ने तोते से कहा, उसने मुझसे दोस्ती की है, अब मैं उसे मना भी नहीं कर सकती, इसलिए तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ। तोते ने लड़की से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, घर ले जाने के बाद वह तुमसे नहाने के लिए कहेगा। तुम जल्दी से नहीं बल्कि देर तक नहाते रहना, क्योंकि औरत हमेशा जल्दी और पुरुष देर तक ही नहाते हैं। और सुनो, उसके पास एक मैना है जो बहुत ही होशियार है। वह इस सेठ को तुम्हारे बड़ा में बताएगी, लेकिन तुम नहाने के बाद वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकना, जल्दी से अपने जहाज पर आ जाना, नहीं तो मेरा पिंजरा खोल दो। लड़की सारी बात समझकर उसके साथ चली गई। घर जाकर सेठ ने कहा, दोस्त तुम थक चुके होंगे, इसलिए पहले स्नान कर लो। वह स्नान करने चली गई। तोते के बताने के अनुसार उसने स्नान में कुछ समय लगाया। स्नान करने जब वह गई तो मैना ने उसको देखकर सेठ से कहा, जिसको तुम लड़का समझ रहे हो वह लड़का नहीं बल्कि लड़की है। सेठ ने कहा, चुप हो जा, अब तुझे लड़के भी लड़की नजर आने लगे हैं। वह मेरा दोस्त है। इतने में वह स्नान करके आ गई और एक जरूरी काम बताकर वहां से चली गई। मैना ने उस सेठ से फिर कहा, तुम नीरे बेवकूफ ही हो, तुम्हें लड़का और लड़की की पहचान नहीं है। अच्छी खासी लड़की हाथ से निकल दी। उसने कहा, बंद कर अपनी चोंच, वह लड़का है और मेरा दोस्त है। मैना बोली, ऐसा है तो उसको बुला कर लाओ और खाने को कहो। वह बोला, अगर यही बात है तो मैं अभी जाता हूँ और उसे खाने के लिए बुला कर लाता हूँ। वह फिर उस लड़की के पास उसके जहाज की तरफ गया। हीरालाल तुरंत उसको देखकर समझ गया कि यह मैना का ही पढ़ाया हुआ आ रहा है। वह लड़की से बोला, अब तू मेरा पिंजरा खोल दे।
जरा सी लापरवाही की वजह से वह तुझको अपने घर में औरत बनाकर रख लेगा। यहाँ परदेश में तुम्हारा और मेरा कोई भी नहीं है। सुनते ही लड़की ने कहा, मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे कि मैं उसके चंगुल में न फंस सकूं। तब तोते ने कहा, वह तुमको खाने के लिए बुलाने आ रहा है। मैं तुमको बताता हूँ, खाना जितनी जल्दी हो सके खा लेना, क्योंकि आदमी औरत से जल्दी खाना खा लेते हैं। अगर तुम बात तक खाती रही तो समझ जाएगा कि तुम लड़की ही हो। इतने में सेठ उसके जहाज पर आकर उसको खाने का निमंत्रण देने लगा और न चाहते हुए भी वह उसके साथ खाने पर चली गई। वहां पहुंचकर जब खाना आया तो कई तरह की अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए आई। थोड़ा बहुत खाकर वह खड़ी हो गई तो सेठ ने कहा, पेट भर के खाना खाओ, तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया। लड़की ने कहा, मैं तो बस इतना ही खाना खाता हूँ, इससे ज्यादा और मेरे बस की बात नहीं है। और कुछ देर में ही अपने जहाज के लिए रवाना हो गई। उसके जाने पर मैना हंसी और कहने लगी कि वो बहुत सुंदर लड़की है। तुम ऐसा करो, बाग में से ताजे फूल लाना और उसके बिस्तर पर जगह जगह डाल देना। अगर वह लड़का हुआ तो आधे से ज्यादा फूल ऐसे ही रहेंगे, और यदि लड़की हुई तो बिस्तर पर सभी फूलों को कुचल कर रख देगी। सेठ की समझ में आई और उसको अपने घर सोने के लिए बुलाने गया। हीरामल उसकी बात को समझते हुए लड़की से आग्रह करने लगा, इस बार तू मेरा पिंजरा खोल ही दे, क्योंकि इस बार तो तेरा बचना नामुमकिन है। उसने उसको समझकर अपना पिंजरा खुलवा दिया और कहा कि जवानी के नशे में चूर होकर मत सोना। इतनी देर में वह लड़की को अपने घर पर सोने के लिए कहने लगा, दोस्त तुम यहाँ अकेले शहर से दूर कैसे सो सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर को ले जाने के लिए आया हूँ, ताकि तुम आराम से सो सको। वह ज्यादा उसका विरोध भी नहीं कर सकती थी। वो उसके साथ सोने के लिए उसके घर चली गई। वहां पहुंचने के बाद सेठ ने उसके लिए शानदार बिस्तर लगवाया और बाग में से तोड़े हुए चमेली के ताजे फूल बिस्तर पर डालकर सजा दिए। फिर अपने दोस्त से सोने के लिए कहकर वहां से चला गया। कुछ देर बिस्तर पर लेटने के बाद उसको गहरी नींद आ गई और जवानी के नशे में चूर होकर इधर से उधर करवट बदलने लगी, जिससे वे सारे के सारे फूल कुचले गए। उधर हीरामल सोच रहा था कि वह इस समय भरपूर जवानी में है तो उसको नींद भी जरूर आएगी और इधर उधर करवट लेकर सारे फूलों को रौंद देगी। वह वहां से उसके पास जाने के लिए उड़ गया और उसके बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसने उसे जगाने के लिए अपनी चोंच उसके गालों पर मारी तो वह उठकर बैठ गई और बोली, हीरामल तुम यहाँ। तोते ने उसे शांत किया और जल्दी से कुचले हुए फूल बिस्तर से इकट्ठे करने के लिए कहने लगा। लड़की ने फूल जल्दी से इकट्ठे करके हीरामल को दे दिए। वह उनको अपनी चोंच में पकड़कर बाग में ले गया और वहीं पर गिरा दिए और कुछ चमेली के ताजा फूल तोड़कर उसके पास ले गया और उससे कहकर बिस्तर पर लगवा दिए। फिर उसको कुछ समझाकर वहां से उड़कर अपने स्थान पर चला गया। दिन मिलते ही सेठस लड़की के कमरे में आया और उससे पूछा, दोस्त तुमको यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उसने देखा कि आधे से ज्यादा फूल बिस्तर पर ताजे ही पड़े थे, जिसके बाद उसको यकीन हो गया कि वह लड़का ही है। कुछ देर रुकने के बाद वह वहां से चली गई और अपने जहाज पर पहुंच गई। तोते ने लड़की से कहा, जल्दी से जहाज का रस्सा खोल दो, नहीं तो कुछ देर में वह यहाँ पर आता ही होगा। लड़की ने तुरंत जहाज का रस्सा खोल दिया और अपने वतन की ओर चल दिए। उधर मैना सेठ पर जोर जोर से हंसने लगी और उससे बोली, इस लड़की के पास हीरामल नाम का तोता है जो बहुत ही होशियार और तीव्र बुद्धि वाला है। उसी ने उस लड़की को रास्ता बताया है और उसके बिस्तर से कुचले हुए फूल ले जाकर बाग में फेंक दिए और ताजे फूल लाकर बिस्तर में लगवा दिए। यह सुनकर वह तुरंत बाग में गया। वहां उसे कुचले हुए फूल पड़े हुए दिखाई दिए। फिर वह वहां से दौड़ लगाकर जहाज की तरफ भागा। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो वह लड़की बहुत दूर जाती हुई दिखाई दी। उसको दूर जाता हुआ देखकर वह सेठ अपने बालों को नोचने लगा और जोर जोर से अपनी छाती को पीटने लगा।
ब्राह्मण देव नाई से बोले कि तुमने आज उसी सेठ को अपनी छाती पीटते हुए तो नहीं देख लिया। नाई ने ब्राह्मण से कहा, धन्य है आपने मेरे सवालों के उत्तर पूरी जानकारी के साथ सारांश में एक साथ दिए, आप धन्य हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।